ठीक है बेटा, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों के लिए। आज क्लास हमारी बायोलॉजी की सेकंड है और टॉपिक हमारा वही सेल वाला था, उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कि कल सेल के बारे में हमने जो चीजें पढ़ाई थी वो कल इतना हमने अच्छे से क्लियरली चीजों को नहीं बताया था, क्योंकि कल एक फाउंडेशन क्लास था, एक माहौल बनाना था। आज उसी चीज को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1 पर। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि कोशिका की जो खोज है, जो सेल को खोजा था, वो कल मैंने आपको बताया था कि 1665 में किसने बच्चों, रॉबर्ट हुक ने। कल वाली क्लास में हमने समझा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई, राइट। मैंने आपको यह भी बताया कि माइक्रोग्राफिया नामक बुक में इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। लेकिन एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट आता है कि सन 1802 में वैज्ञानिक ल्यूवन हक के द्वारा, याद रखिएगा, जो सेल है, जो कोशिका है, उस कोशिका के आंतरिक इंटरनल, कोशिका के आंतरिक भाग के बारे में बताया था। मैं यहां आपको क्लियर करूंगा अभी कैसे बारे में बताया था। इसका क्या मतलब है, सुनिए। इसका मतलब यह है कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने डेड सेल की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। लेकिन वैज्ञानिक जो ल्यूवन हक हैं, कौन से भाई, ल्यूवन हक ने जो कोशिका होती है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा गया है कि कौन से वैज्ञानिक के द्वारा सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, तो आप आंसर क्या देंगे, ल्यूवन हक। इस पॉइंट को मैं बोल के लिखा दे रहा हूं, आप फटाफट लिखिए। इस पॉइंट को मैं बोल के लिखा दे रहा हूं, सभी बच्चे लिखेंगे इसको। वर्ष 1802 में साइंटिस्ट ल्यूवन हक, वैज्ञानिक ल्यूवन हक, 1802 में साइंटिस्ट ल्यूवन हक के द्वारा इंटरनल सेल थ्योरी, आंतरिक कोशिका सिद्धांत, इंटरनल सेल थ्योरी, आंतरिक कोशिका सिद्धांत। एक सेल थ्योरी वो है जो स्लाइडन एवं स्वान ने दी थी, दो हैं, ये कौन सी है, इंटरनल, और वो कौन सी है, आउटर। मैं बताऊंगा। इंटरनल सेल थ्योरी, आंतरिक कोशिका सिद्धांत दिया था, आंतरिक कोशिका सिद्धांत दिया था। यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। चलिए भाई, अब बढ़ेंगे हम आगे की ओर और समझेंगे। देखिए भाई बच्चों, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, कोई बता सकता है, बताइए कौन सी है बेटा। नर्व सेल, कौन सी है सबसे लंबी, नर्व सेल। ये सबसे लंबी कोशिका है, इसे न्यूरॉन, क्या, न्यूरॉन कोशिका भी कहा जाता है। क्या बच्चों, न्यूरॉन कोशिका भी कहा जाता है। एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी सेल होती है, नर्व सेल, उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो याद रखना है, हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों ही नर्व सिस्टम में आते हैं। मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। इन दोनों का काम होता है कि पूरी बॉडी को संदेश पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना। जो हमारे बॉडी में या ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के पास जो मैसेज पहुंचाने का काम करती है, संदेश पहुंचाने का काम करती है, वो नर्व सेल करती है, न्यूरॉन कोशिका करती है। बगैर नर्व सेल के हमारे बॉडी में
एक दूसरे स्थान पर जो मैसेज हैं, जो संदेश हैं, वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक पॉइंट पहले तो आप इसे लिख दें फटाफट, और बाकी का मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं उसे लिखें। नर्व सेल का काम, नर्व सेल का काम ये लिखना है। नर्व सेल का काम ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के पास संदेश, मैसेज पहुंचाना होता है, मैसेज पहुंचाना होता है, मैसेज पहुंचाना होता है। बच्चों यहां तक कोई समस्या किसी को? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए भाई आगे सुनिए। एक क्वेश्चन बहुत आएगा कि कोशिका जो होती हैं, सेल जो होती हैं, उनका आकार कितना होता है, वे कितनी लंबी हो सकती हैं? तो देखिएगा, याद रखिएगा भाई, सेल कम से कम 10 म्यू से लेकर और 200 म्यू, ये क्या है, म्यू बोलते हैं इसे, ये यूनिट है सेल को नापने की। और बच्चों एक म्यू बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। एक म्यू बराबर कितना होता भाई? 10 की घात -6 मीटर होता है। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं, नॉर्मल सेल, सामान्य सेल या सामान्य कोशिका, डियर स्टूडेंट, जिनका आकार हो सकता है वो 10 म्यू से लेकर 200 म्यू तक हो सकता है। कितना भाई? 10 से लेकर 200 तक। अभी नोट नहीं करेंगे, समझिए। अब सवाल अगला ये भी बनता है बेटा कि सभी 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 पेड़ पौधों में सबसे लंबी सेल किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? कोई बता सकता है आप में से? कोई बता सकता है? सबसे लंबी सेल पेड़ पौधों में तो ये होती है बेटा कॉटन, कपास, कपास के तंतु। तंतु मतलब उसका एलिमेंट, कपास के तंतु की, और इसका साइज होता है 55 से 60 सेंटीमीटर। ये इतनी लंबी होती है, ये इतनी लंबी होती है, ये इतनी लंबी होती है। इसे नोट कर लें फटाफट, फटाफट नोट कर दें, फटाफट नोट करें इसे। पीछे समझ में आया? ये सेल का कम से कम कितना आकार होता है? 10 म्यू, अधिकतम 200 म्यू तक। और सबसे लंबी पेड़ पौधों में किसकी सेल है? कपास या कॉटन के तंतु की, या केवल कॉटन याद रखिएगा। कितने सेंटीमीटर तक होती है? 55 से 60 तक। कितने भाई? 55 से 60 तक। आगे बढ़े, चलिए भाई अब बढ़ेंगे हम आगे और समझेंगे। नोट कर लो आप, टेंशन ना लें। अभी नोट नहीं किया? फटाफट नोट करें बेटा, इतना टाइम नहीं है। बढ़े आगे, चलिए भाई अब बोर्ड पर देखेंगे मेरे साथ। 1 सेकेंड। एनिमल सेल, प्लांट सेल। बच्चों बोर्ड पर देखेंगे सभी। एक बार मुझे बस आप इतना बता दें
क्या आपको एक एक नाम क्लियर दिख रहा है या और जूम करूं? क्योंकि बेटा ये आपको बनाना भी है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। लीजिए, मैं आपकी और हेल्प कर दे रहा हूं। क्या बात बनेगी? अब बताइए मुझे, क्या सही है? मैं कलेक्ट कर दूं यहीं, ठीक है ना? आइए बच्चों, हेडिंग डाल दें फटाफट, एनिमल सेल। एनिमल सेल, जंतु कोशिका। हम एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को करेंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल सेल हेडिंग डाल दें और मेरे साथ बोर्ड पर आप समझें। पहले एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सेल के मैंने दो टाइप बताए आपको, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो प्राइमरी स्टेज में होती हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है, अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादातर या तो ये पीपीएलओ यानी कि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसकी पाई जाती है, या कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, नील हरी शैवाल की भी जो सेल होती है वो भी प्रोकैरियोटिक होती है। लेकिन अगर सभी प्रकार के एनिमल एंड प्लांट की बात करें तो सभी प्रकार के एनिमल्स एंड प्लांट की सेल यूकैरियोटिक टाइप की होती है, क्योंकि दोनों के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और दोनों ही डेवलप सेल होती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल सेल की, बोर्ड पर देखते चलेंगे। सबसे पहले बेटा बता दें, एनिमल सेल के अंतर्गत अगर आप देख पा रहे हो तो ये बाहर वाली आपको एक लेयर दिखाई दे रही होगी, ये वाली लेयर, इस वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन का काम बच्चों होता है कि बाहर से कोई चीज, आउटर साइड से कोई चीज, बाहर से कोई चीज अंदर प्रवेश ना कर पाए, जिससे कि सेल के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्बैलेंस हो जाएं। इसका काम एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करना होता है सेल मेम्ब्रेन का। इसके बाद अगर आप अंदर जाएंगे तो इसमें एक लाइसोसोम पाया जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में लाइसोसोम दिखाया जा रहा है। लाइसोसोम का काम स्टूडेंट मैंने आपको कल भी बताया था, एंजाइम्स का निर्माण करना होता है। इसमें सभी प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं और एंजाइम्स का काम खाना पचाना होता है। एंजाइम्स सभी एसिड बेस के होते हैं। अगर ये कभी इस लाइसोसोम से बाहर निकल आते हैं बच्चों, इधर इधर कहीं निकल आते हैं तो बाहर की चीजों को नष्ट कर देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को बायोलॉजी में द सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल में क्या डिफरेंस है। आप देख सकते हैं इसमें लाइसोसोम है बट प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ये मेजर डिफरेंस पाया जाता है प्लांट और एनिमल सेल में। दूसरी बात, अगर आप जाएंगे नीचे तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और बेटा कोशिका द्रव्य का काम होता है कि एक ऐसा लिक्विड जो कि अंदर की चीजों को सुरक्षित रखे। देखिए आप कहेंगे सर आपने सेल मेम्ब्रेन में भी यही बताया, नहीं, सेल मेम्ब्रेन में मैंने बताया बाहर से चीजों को अंदर ना आने दिया जाए, और साइटोप्लाज्म का मतलब है कि अंदर की जो चीजें हैं उनको सुरक्षित रखना। तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, एक द्रव्य होता है, और ये सेल के अंदर भरा रहता है और इसका काम होता है अंदर के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सेल या कोशिका कोशिकांग हैं या सेल ऑर्गेनिज्म हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। आगे जाएंगे बेटा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक लेयर पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि ये केंद्र के आसपास होती हैं और इनका काम भी केंद्र के यानी न्यूक्लियस उसको सुरक्षा प्रदान करना होता है, क्योंकि सेल में सबसे मेजर पार्ट न्यूक्लियस होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है और सभी जीव जंतुओं का निर्धारण इसी केंद्रक से न्यूक्लियस से होता है। अगर हम और आगे जाएंगे तो ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम बेटा 80S का होता है, 80S, एस मतलब एक यूनिट है। और वहीं प्लांट सेल की बात करें तो उनमें 70S का होता है,
एनिमल सेल में 80S का राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम वही है जिसे प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री के नाम से भी सेल में जाना जाता है। आगे जाएंगे हम तो देखेंगे आप इसके अलावा इधर की साइड, एक सेकेंड बेटा, यहाँ ये हमारा गोल्जी बॉडी है, इसका काम भी सेल की सुरक्षा प्रदान करना है। सेंट्रोसोम्स, ये सेंट्रोसोम्स है। सेंट्रोसोम्स का काम होता है कि कोई भी चीज आपस में अंदर अगर टकराती है तो उसको टकराने से बचाना। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का सबसे मेजर पार्ट है। आप यकीन मानिए इसे हम कोशिका का बिजली घर तो कहते ही हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अलावा कोशिका का बिजली घर के अलावा इसके और भी नाम हैं, जैसे कि आप और हम या सभी प्रकार के एनिमल जो श्वसन क्रिया करते हैं उनके वो लंग्स, फेफड़े करते हैं, लेकिन वास्तव में श्वसन क्रिया में जो मदद करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन क्रिया भी की जाती है। इसके अलावा ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी नामक ऊर्जा का निर्माण होता है। यहां तक कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है। ये बेटा अंदर आप देखें तो ये आपको डेड करके चीजें दिख रही होंगी। ये डेड जो चीजें हैं इन्हें क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। कौन से धागे? क्रोमोटिन धागे। याद रखिएगा, ये क्रोमोटिन धागे या बायोलॉजी में इन्हें क्रोमोसोम्स क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणसूत्र। इनके द्वारा जीव जंतु, एनिमल्स का लिंग निर्धारित होता है, मेल या फीमेल। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। फटाफट इस डायग्राम को बनाओ, इन चीजों को लिखो, इनके बारे में मैं लिखाऊंगा फिर। इस डायग्राम को बना दे सभी बच्चे। मैं चाहता तो इसे खुद बना देता, लेकिन मैंने इसलिए ये बना हुआ आपको शो किया है, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं मिस्टेक ना हो बाई चांस। हर चीज को शो दिखाया गया है। इस डायग्राम को फटाफट बनाएं। बनाना है बेटा, ये फोटो नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 5 मिनट में बन जाएगा अधिकतम। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या अंतर है? दोनों सेम लग रहे हैं। कहां सेम लग रहे हैं? अरे उससे कोई फर्क नहीं। ये एक्चुअल में सेम थोड़ी नहीं है, डायग्राम में ही तो सेम से हैं। तुम थोड़ा अंतर कर देना। मेन मकसद हमारा एग्जाम में क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट को करना है, कोई पेपर में बना के थोड़ी नहीं आना है। बेटा इस डायग्राम को बना दें। डायग्राम में सारी चीजों को शो किया गया है। उसके अलावा जब आप डायग्राम बना लेंगे तो मैं इसके बारे में आपको हर पॉइंट पर अच्छे से क्लियर करके दूंगा। फिर हम नेक्स्ट सेल, प्लांट सेल की ओर बढ़ेंगे। लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, ये सब जो है हमारे पार्ट हैं सेल के। बायोलॉजी को कम से कम हिंदी में पढ़ें, क्योंकि हिंदी के इनके शब्द कभी एग्जाम में नहीं आते। अभी जैसे हम बात करें
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। कभी नहीं आता इसके अंतर्द्रव्य जालिका के नाम से क्वेश्चन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही वो हिंदी में लिख देता है। ज्यादा हिंदी के चक्कर में ना पड़े, जहां जहां हिंदी की नीड होती है मैं खुद लिख देता हूं। सेल बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बगैर सेल के बायोलॉजी को समझ आप सकते ही नहीं हैं। और थोड़ा सा और टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल थोड़ा सा हार्ड भी पड़ता है, बाकी सब टॉपिक बहुत इजी हैं। तो आपके समझ में अगर थोड़ा सा भी कम आ रहा हो तो परेशान ना हो, ये टॉपिक ही ऐसा है जो अच्छे अच्छों की समझ में कम आता है। लेकिन इसमें मेजर चीजें जो मैं बोल के लिखाऊंगा उनको बस याद रखना। डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो तब भी आप लिख लो, कम से कम उससे ये तो पता चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ चीज हमने लिखी थी, राइबोसोम हमने कुछ लिखा था, लाइसोसोम हमने कुछ लिखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कुछ लिखा था, सेंट्रोसोम्स, साइटोप्लाज्म ये कुछ हमने लिखा था, न्यूक्लियस हमने कुछ लिखा था, गोल्जी बॉडी से ये हमने कुछ लिखा था। तो इससे हमारा एक आइडिया ये हो जाता है कि हमारे माइंड में एक मूवी बन जाती है डायग्राम से। अब देखो इसी डायग्राम पे लिखते चलना, जैसे लाइसोसोम लिखा है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, थैली। और यहाँ क्या बनता है बच्चों, एंजाइम्स बनते हैं। इसमें किसका निर्माण होता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें, यहां लिखना है क्या, कोश का द्रव्य, कोश का द्रव्य। और इसका काम क्या होता है बच्चों, कोशिका के जो अन्य जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सुरक्षा करना। राइसोसोम लिखा है, के सामने 80S लिखना है, 80S। और प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। एंजाइम्स लाइसोसोम में बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर, द पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा समझ में आ रहा है या नहीं, अरे एक आवाज में बताओ सब बच्चे, यस या नो। कोशिका का बिजली घर तथा श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया अभी शुरुआत है, अभी तो दूसरा दिन है, तब समझ में आ रहा, अभी 4-6 दिन और गुजरने तो बिल्कुल क्लियर क्लियर समझ में आएंगी चीजें। श्वसन क्रिया करने में मदद करता है, करने में हेल्प, मदद करता है।
सेंट्रोसोम्स, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, माफ कीजिएगा। तो इसका काम होता है कोशिका के अंगों की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। न्यूक्लियस रह गया हमारा, केंद्रक रह गया। केंद्रक का काम जीव शरीर का निर्माण करना, का निर्माण करना, जीव शरीर का निर्माण। क्या बेटा? ये बेटा केंद्रक के बारे में लिखा है हमने, ये एरो बनाया ना, ऐसे करके एरो बना लो। न्यूक्लियस के बारे में बताया है। इसी में क्या पाया जाता है? डीएनए। बच्चों इस केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसी में डीएनए पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए में पाया जाता है स्टोन प्रोटीन, आगे बताएंगे हम। फिलहाल में आप इन सबको लिख दीजिए। आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट ऐसे चाहिए कि बायोलॉजी के क्वेश्चन किसी पेपर में आते हैं तो वो बचने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर जितना मैं पढ़ा के चल रहा हूं उसका आपने 50% भी गेन कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं डीपली पढ़ा के चलूंगा। ये सब मैटर में लेके जो चलूंगा वो डीपली लेके चलूंगा, जिससे कि तुम्हारे कम से कम भी माइंड में रहे तो उतना रह जाए कि पेपर में काम हो जाए। जैसे आरपीएफ का पेपर आ रहा है, उसके लिए बायोलॉजी बहुत है, जितनी आप सीख के जा रहे हो बहुत है। या मान लो रेलवे की किसी भी एग्जाम कोई भी आए, उसके लिए बहुत है। आपको पेपर ऐसा लगेगा जैसे खिचड़ी, समझ गए? केवल आप ध्यान से सुन भी लेंगे चीजों को तो भी आप सीख जाएंगे। और बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन किसी पेपर में आ रहा है, अगर किसी पेपर में बायोलॉजी निर्धारित की गई है सब्जेक्ट, तो सेल से पक्का आता है क्वेश्चन, क्योंकि सेल जो है वो मेजर पार्ट है बायोलॉजी का। जैसे कि मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम पार्ट माना जाता है, वैसे ही बायोलॉजी का सेल। तो ये बना दिया क्या? समझ में आ रहा है? ये सब लिख दिए नाम। द पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी इस चक्कर में मत पड़ना कि सर केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, वो आपने नहीं लिखाई, या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की, वो हमने नहीं लिखाई। वो सब हम एक दिन देख लेंगे किसने किसको खोजा। अभी कंसेप्चुअल बात करेंगे हम, है ना? अभी ओनली कंसेप्चुअल, चटकीले क्वेश्चनों की बात नहीं करेंगे कि खोज करता कौन है, ये कौन है, वो कौन है। बनाओ बेटा, जल्दी बनाओ। ठीक, कंप्लीट। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में कोई समस्या? आगे बढ़ जाए प्रवीण। चलिए भाई, अब बढ़ेंगे बेटा हम नेक्स्ट, प्लांट सेल। एक बार मुझे बताओ, आपको दिख रहा है सब कुछ? नहीं दिख रहा? प्लांट सेल है, ठीक है। अब बताइए जरा मुझे एक बार,
क्या कंडीशन है? बाकी मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा यहां से। दिख रहा है क्या? बढ़े आगे, करें डिस्कस। हेडिंग डाल दो प्लांट सेल। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा? प्लांट सेल। और मैं आपको सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बच्चों हम ये बात करना चाहेंगे यहां कि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, पहले तो अपने दिमाग में ये माइंड मेकअप कर लो, बायोलॉजी कभी भी हार्ड नहीं आती एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के जो होते हैं उसमें एक स्टूडेंट आर्ट्स का भी बैठा है, एक कॉमर्स का भी बैठा है। मान लो 12th पास आरपीएफ की वैकेंसी है, अब उसमें अगर वो ज्यादा बायोलॉजी रख देगा तो वो फायदा उसके लिए हो जाएगा जो 12th पीसीबी से या पीसीएम से करके आया है। आर्ट्स या कॉमर्स से करके आया वो तो नहीं जानता। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन केवल वे ही आते हैं जो फंडामेंटल है और नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं आते। तो इसलिए जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो मेन क्वेश्चन को सबसे पहले, जैसे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में एक अंतर सबसे बड़ा क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम डियर स्टूडेंट आपको इस वाली सेल में कहीं भी नजर नहीं आएगा प्लांट में, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा अपने खाने को पचाने के लिए एंजाइम की सहायता नहीं लेता। एंजाइम केवल कहां बनते हैं? एनिमल बॉडी में। जैसे कि हम गाय, भैंस, बकरी, XYZ एनिमल्स, सब में एंजाइम्स होते हैं। बाकी का राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी पाई जाएगा। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है। एक नई चीज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हरित लवक। और बच्चों हरित लवक का मतलब जो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसमें वो किसकी मदद लेते हैं? क्लोरोप्लास्ट की। पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए बच्चों क्लोरोप्लास्ट को पौधों का रसोई घर, किचन भी कहा जाता है। पौधों का क्या? रसोई घर। किसे? क्लोरोप्लास्ट को। आगे बढ़ेंगे। बाकी का इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, नई चीज, कि इसमें भी राइसोसोम कितने एस का होता है? 80 एस का ही होता है। इसमें 70 का नहीं, 80 एस का ही होगा। कितने एस का? 80 एस का। 70 का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर मैं गलती से बोल गया हूं तो वो गलत है। कौन सा है भाई? 80 एस का। प्रोकैरियोटिक सेल में कितना होता है? 70 एस। क्योंकि बेटा ये दोनों ही सेल, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट यानी कि क्या वनस्पति या पौधों की कोशिका हो, ये दोनों ही विकसित हैं, दोनों में ही केंद्रक पाया जाता है। इसलिए दोनों में राइबोसोम कितने एस का होगा? 80 एस का। तो इसमें दो चीजें आपको नहीं मिली। एक तो बेटा क्या मिली हमें कि क्लोरोप्लास्ट, और एक और चीज आप देखें एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन थी, लेकिन इसमें सेल वॉल भी है। तो आपको नई चीजें क्या क्या मिलेंगी बच्चों? एक तो इसमें लाइसोसोम का अंतर दिखा, यस या नो? अरे लाइसोसोम इसमें है नहीं है। एक इसमें नई चीज क्या मिली? सेल वॉल। क्या? सेल वॉल मिली, राइट। और एक नई क्या मिली? क्लोरोप्लास्ट। यानी कि बच्चों एक ये न्यू है, राइट, एक इसमें ये न्यू है, करेक्ट। तो यही तो अंतर पूछे जाते हैं यार। और पेपर में क्या है, तुमसे पूछ लेगा कि बताइए सेल वॉल कौन सी वाली कोशिका में पाया जाएगा?
यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दोनों में कहा नहीं जा सकता। एक क्वेश्चन ये बन गया। लाइस बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर निर्धारित करता है। अब उसमें रख देगा क्या, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट, ऐसे करेगा। तीन विकल्प और बना देगा। तो ये याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, किसमें, जबकि लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, किसमें, समझ गए। इसे बना लीजिए। और बनाना क्या है, बस जो नई चीजें हैं उनको लिख दो, बाकी जो सेम है उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सेल वॉल दिखाना है, राइट, और एक क्लोरोप्लास्ट, राइट। दो आपको क्या मिलेंगे, नहीं। इधर लाइसोसोम नॉट प्रेजेंट, एक लाइन ये लिखनी है और हमारा ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश। क्लोरोप्लास्ट को पौधों का रसोई घर या किचन के नाम से भी जाना जाता है, किचन या रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। कहीं समस्या आ रही हो तो मुझे बताएं, मैं तुरंत आपके लिए रेडी हूं। किसी भी और निज में समझने में दिक्कत आ रही हो, किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे बताएं। बाकी का मेजर डिफरेंस, एक लाइसोसोम, एक क्लोरोप्लास्ट, एक प्लाज्मा या सेल वॉल। बायोलॉजी के आप नोट्स रेडी करें, मैं आपके 1 वीक बाद नोट्स भी चेक करूंगा। बढ़े आगे बेटा। बिल्कुल। जब बायोलॉजी हमारी चैप्टर फिनिश हुआ करेगा, जैसे हमारा सेल टॉपिक जो है कल फिनिश हो जाएगा, कल मैं लास्ट में 10-15 मिनट आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सेल के जो एग्जाम्स के पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जेई, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट एंड अदर टेक्निकल पोस्ट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में सेल से संबंधित जो भी चीज आई होंगी उन्हें आपके सामने यहां सॉल्व कराऊंगा। चैप्टर वाइज चलेगा ये सब। सेल खत्म हो गया, सेल के क्वेश्चन, टिश्यू खत्म हुआ, टिश्यू के क्वेश्चन, कोई सिस्टम खत्म हुआ, सिस्टम के क्वेश्चन, बॉडी पूरी कंप्लीट हो गई, उसके क्वेश्चन, फिर बॉटनी की तरफ जाएंगे, है ना। तो बॉटनी के फिर चैप्टर चलाएंगे, तो वहां भी यही प्रोसीजर हमारा रहेगा, ठीक है ना।
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बच्चों अंतर इतना होता है कि दोनों ही, पहली बात तो ये केवल केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं। दूसरी बात, सेल वॉल जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये बाहर से चीजों को आने से रोकती है, जबकि सेल वॉल जो होती है वो अंदर चीजों को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि दीवार इसकी एक की अंदर है, एक की बाहर है। ठीक है, बढ़े आगे। अब बेटा हेडिंग डालेंगे नया टॉपिक, सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन। नया हमारा हेडिंग, सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन। हिंदी में कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन। सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन। लेकिन उससे पहले बच्चों आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चन हैं उनको रिपीट करेंगे। मैं बोलूंगा